Good morning, friends. This is CA M. Jaiswal. Today I am in a different look, no? I tell you the reason. आज मैं जिसके विषय में बात करने जा रहा हूँ, कुछ खुद को उसी रूप में ढालने का प्रयास किया। मैं उनकी तरह सोच तो नहीं सकता, परंतु सोचने का प्रयास कर सकता हूँ। उनकी तरह दिख नहीं सकता, पर दिखने का प्रयास कर सकता हूँ। Yeah, you guessed it right. Today I am going to talk about Gen Z, Generation G और Generation Z. अब मैं जरा सहज हो लूँ। Folks, last few days we heard quite a lot about Gen Z. हाँ दोस्तों, पिछले दिनों हम लोगों ने जेन जी की बहुत चर्चा सुनी। नेपाल में हुए क्रांतिकारी सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में विराट परिवर्तन। नेपाल में वहाँ की भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति युवाओं में व्यापक रोष देखने को मिला। डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लागू किए गए बैन के प्रति युवाओं के विरोध ने कब एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया, यह पता ही नहीं चला। देखते ही देखते कब इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया, मालूम ही नहीं पड़ा। प्रारंभ में जिसे हम सोशल प्लेटफॉर्म पर लगाए गए बैन के प्रति युवाओं का विरोध या आक्रोश मात्र समझ रहे थे, कुछ पल में ही वह जन आक्रोश में बदल गया। वास्तव में हमें इस आंदोलन, इस विरोध को सोशल प्लेटफॉर्म पर लगाए गए बैन के प्रति युवाओं के मात्र एक रोष के रूप में ही नहीं देखना चाहिए। सोशल प्लेटफॉर्म बैन तो एक बहाना भर है। एक्चुअली यह गुस्सा, यह विरोध युवाओं के भीतर दबे आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। बहुत दिनों से दबाया गया आक्रोश भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध युवाओं के मन में एक असंतोष था। सरकारी बाबुओं, मंत्री तथा अभिजात्य वर्ग के बच्चों को तो सब कुछ प्राप्त होता है। हाँ, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उच्च स्तर की शिक्षा, फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन ट्रिप, लग्जरी कार्स, कॉस्टली मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड शूज, सब कुछ। एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल, क्रिमिनली लग्जूरियस लाइफस्टाइल, सहज ही। और बहुसंख्यक युवा वर्ग इन सभी चीज़ों से वंचित रह जाता है। आम युवा वर्ग के लिए मिनिमली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड की शिक्षा भी सुलभ नहीं। उनका भविष्य अंधकारपूर्ण है। उनके लिए ना ही एक अदद अच्छी नौकरी सुलभ है और ना ही कोई ढंग का रोजगार। एक तरफ तो नेताओं, मंत्रियों और सरकारी बाबुओं के बच्चों को तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। अभिजात्य वर्ग के बच्चों का सुनहरा भविष्य तो सुनिश्चित है, परंतु आम युवाओं का भविष्य अंधकार के गर्त में डूबा हुआ है। आप इस आक्रोश को एक वर्ग संघर्ष के रूप में भी देख सकते हैं। अ क्लास स्ट्रगल। नेपाल में भीषण बेरोजगारी है, बेकारी है। युवा वर्ग में असंतोष, आक्रोश का यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। सही नेतृत्व के अभाव में इस आंदोलन ने शीघ्र ही एक हिंसात्मक आंदोलन और आगजनी का रूप धर लिया। युवाओं ने सरकारी प्रतिष्ठानों में आग लगा दी, संसद को भी नहीं बख्शा। चुन चुनकर नेताओं तथा उनके परिजनों को मारा पीटा गया, फिर चाहे वे किसी भी पार्टी से वास्ता रखते हों, वे चाहे सत्ता पक्ष के रहे हों या विपक्ष के। निवर्तमान प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, वित्त मंत्री को बेरहमी से पीटा गया। अब आगे सुनिए क्या हुआ। इस हिंसा और आगजनी को बहुत ही सुविधापूर्वक जेन जी के मत्थे मर दिया गया, वेरी कॉन्वीनियंटली। परंतु मेरा मानना है कि भले ही इन युवाओं में आक्रोश रहा हो, भले ही उनके आक्रोश ने एक उग्र रूप धारण कर लिया हो, परंतु वे मुख्यतः हिंसा में शरीक नहीं थे। इस हिंसा और खून खराबे के पीछे कुछ अवांछित शक्तियां ही रही होंगी। एक सही नेतृत्व के अभाव में इन युवाओं के आक्रोश और असंतोष को कुछ असामाजिक ताकतों ने
हाईजैक कर लिया होगा। फ्रेंड, आपने ठीक समझा। आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है जेन जी। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि ये जेन जी कौन है। जेन जी या जेन जेड, आप कुछ भी कह लीजिए, जनरेशन जेड या फिर कहें तो जनरेशन जी, बोथ आर द सेम। हम लिखते हैं जनरेशन जेड पर उसे प्रोनाउंस करते हैं जनरेशन जी, इन शॉर्ट जेन जी। इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि हम अपनी पीढ़ियों को, जनरेशन्स को मूलतः कितने भागों में बांट सकते हैं। आधुनिक समाजशास्त्रियों ने पिछले कुछ दशकों में पीढ़ियों का वर्गीकरण मूलतः 5 पीढ़ियों में किया है, 5 नहीं 6। मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड देम इन 6 जनरेशंस। हालांकि जरा विषयांतर हो रहा है, फिर भी हमारे प्रबुद्ध दर्शकों की जानकारी हेतु मैं जरा इन अलग अलग पीढ़ियों के विषय में कुछ आवश्यक जानकारी देता चलूं। सो फॉक्स, द फर्स्ट जनरेशन इज टर्म्ड एज द बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स अर्थात वह पीढ़ी जिसका जन्म 1946 और 1964 के मध्य हुआ हो। आखिरकार उन्हें बेबी बूमर्स क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक दिलचस्प कारण है। इसकी चर्चा फिर कभी, अभी हम अधिक डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। नाउ वी कम डाउन टू द सेकेंड जनरेशन। सो द सेकेंड जनरेशन is Gen X, people who are roughly born after 1964, precisely from 1965 to 1980. The third generation is Generation Y, born between 1981 and 1996. The fourth generation is Generation Z or Gen G, those born between 1997 and 2012. हम लोग अभी यहाँ इसी जेन जी की चर्चा करेंगे। फॉर द सेक ऑफ योर एकेडमिक इंटरेस्ट, लेट मी टेल यू दैट द फिफ्थ जनरेशन इज नोन एज जनरेशन अल्फा और जेन ए इन शॉर्ट, दोज बॉर्न बिटवीन 2013 एंड 2024. नेक्स्ट एंड द मोस्ट लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट इज दोज बॉर्न इन द ईयर 2025, मे बी इवन दे आफ्टर. They are Gen बीटा और जेन बी. तो यह हो गया मूलतः 6 जनरेशन्स का क्लासिफिकेशंस। परंतु आज हम चर्चा करते हैं जेन जी की, मोस्ट लाइकली द 4th क्लासिफिकेशन। नेपाल में इस क्रांति के संदर्भ में या भविष्य में होने वाली किसी अन्य क्रांति के संदर्भ में भी। सो द जेन जी रेवोल्यूशन, यस फॉक्स, this is just the beginning. I can perceive such a Gen Z revolution happening in future also, in other parts of world as well. जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार अपने चरम पर होगा, बेरोजगारी होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य का मसला होगा, उन सभी जगहों पर it's nothing else but a manifestation of people's emotions against wrongs, a protest against social injustice. आप मेरी बात को अन्यथा न लें, मैं कोई क्रांति का बिगुल नहीं फूंक रहा, मात्र एक विश्लेषण भर कर रहा हूं एक कांड को लेकर। अतीत में भी जहां कहीं भी व्यापक स्तर पर शोषण होता रहा है, वहां क्रांति तो हुई ही है। फिर चाहे आप इसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कह लें या रशियन रिवॉल्यूशन, या फिर आप इसे हाल ही में बांग्लादेश या श्रीलंका में हुए तख्ता पलट के संदर्भ में भी देख सकते हैं, या फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी इसे देखने का प्रयास कर सकते हैं। यस फॉक्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट टू। बस नेपाल के संदर्भ में इसे जेन जी मूवमेंट के रूप में संबोधित किया जा रहा है। भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में भी यह जेन जी मूवमेंट देखने को मिलता है। भारत के इंडिपेंडेंस पे भी जेन जी ने काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लिया था। यस फॉक्स, द देन जेन जी had a great role to play in India's independence.
This Genji made very active participation in the India's freedom struggle, though this fight was primarily against the Brits. Yet the fact remains that it was basically a fight against the atrocities of the British and the then जमींदार्स and landlords. और अब जरा इस स्वतंत्रता संग्राम के जेनजी नायकों को स्मरण कर ले। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव, सबकी आयु 22 से 23 वर्ष के बीच। चंद्रशेखर आजाद 24 वर्ष, अशफाक उल्ला खान 27 वर्ष, खुदीराम बोस आयु मात्र 13 वर्ष। जेनजी अर्थात एक ऐसा युवा वर्ग जिसकी आयु 12 से 29 वर्ष के मध्य हो। इन सभी स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की आयु भी 12 से 29 वर्ष के मध्य ही थी जब इन्होंने शहादत दी थी। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में अपना विश्वविख्यात स्पीच दिया था, लोगों को विश्व बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता, शांति और सद्भावना का संदेश दिया था, तब उनकी आयु थी मात्र 29 वर्ष। अर्थात ही ऑल्सो बिलोंग टू जेनजी देन। अब चलिए जरा हम अपने आराध्य कर्मयोगी श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण की आयु थी मात्र 14 वर्ष जब उन्होंने कंस का वध किया था, अर्थात जेनजी। हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आयु थी तकरीबन 24 वर्ष जब वह अपने पिता के वचन की रक्षा हेतु वनवास में गए थे, अर्थात तब वे भी थे जेनजी। और श्री राम की आयु थी 38 वर्ष जब उन्होंने रावण का वध किया था धर्म की रक्षा हेतु। युग था त्रेता, जबकि लोगों की औसत आयु कहीं अधिक हुआ करती थी। अब त्रेता युग की औसत आयु के मापदंड के अनुरूप whether he can be bracketed, I'm talking about Ram, whether he can be bracketed within Genji or not, I leave it completely upon your wisdom. इस तमाम परिचर्चा का मूल सार यह है कि विश्व में होने वाले तमाम क्रांतिकारी परिवर्तनों का मूल श्रेय मूलतः जेनजी को ही जाता है। ऐसे में नेपाल में हुए हालिया क्रांतिकारी घटनाक्रम के पीछे में जेनजी को विलेन के रूप में फ्रेम करना उनके साथ सरासर जाती होगी। उन्हें विलेन के रूप में स्थापित करने के पीछे इन शिकायतकर्ताओं का निहित स्वार्थ है, इन क्षुद्र राजनीतिज्ञों का क्षुद्र स्वार्थ, सत्ता परिवर्तन का भय, गद्दी छीनने का डर। जेनजी वास्तव में धर्म युद्ध के पुरोधा हैं, क्रांति के मशाल हैं, ये परिवर्तन की आंधी। ये जेनजी सड़ी गली व्यवस्था में परिवर्तन लाने की क्षमता रखने वाले योद्धा हैं, एक सुखद बदलाव की बयार। रविशंकर प्रसाद जी, प्लीज डोंट ट्राई टू पेंट अ नेगेटिव पिक्चर ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। प्लीज डोंट एड्रेस देम एज अर्बन नक्सल्स। आपको उनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, भयभीत होने की आवश्यकता है किन्हें? भ्रष्टाचारियों को, फिर चाहे वह मंत्री हो या संतरी, सत्ता के दलालों को, चाहे वह चुनाव आयोग हो या गोदी मीडिया। भयभीत होने की आवश्यकता है गरीबों का हक मारने वाले पूंजीपतियों को, चुनाव में झूठे वायदे करने वाले नेताओं को, आम जनता के हितों की उपेक्षा करने वाले सरकार को और जनता का शोषण करने वाली सत्ता को। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe to this video. Also please comment. आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा? जेनजी टॉपिक पर मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा?